नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। मंगलवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र जो 2 दिनों का होगा शुरू हो रहा है। सत्र का सबसे बड़ा और प्रमुख एजेंडा है कृषि संशोधन कानून के विरोध में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को लाना, और इसके लिए पक्ष विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसे विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कराया जाएगा। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम अपने कानून में संशोधन करेंगे और इसे नया रूप देंगे। अपने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अपने कानूनों में संशोधन करके प्रावधान करेंगे और कानून का नया रूप देंगे। मंत्रिमंडल से अनुमोदित किया गया और उसके लिए विधानसभा सत्र जो आहूत किया गया है उसमें वो कल रखा जाएगा, उसको पारित कराया जाएगा। उधर बीजेपी ने भी मंगलवार को होने वाले विशेष सत्र में लाए जाने वाले विधेयक का विरोध करने के लिए अपनी रणनीति बनाई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत सभी बीजेपी विधायक शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के कानून में छेड़खानी नहीं कर सकती। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार को बताया जाएगा कि केंद्र के नए कृषि बिल का छत्तीसगढ़ की जनता को क्या फायदा होगा। केंद्र कानून को छेड़खानी करने का अधिकार ऐसे भी राज्य सरकार को नहीं है, और ये केंद्र सरकार ने जो एक्ट लाया है वो वाणिज्य और उद्योग से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। उस विषय को राज्य का अधिकारी नहीं है कि उसमें कोई कानून बना है। केंद्र ने लाए हैं वो सब किसान विरोधी नहीं है, बल्कि किसान के हित में है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बिल लेकर के आए हैं वो बिल वास्तविक में किसान को जो लाभ मिलना चाहिए, उस बिल को देखने के बाद में एक नज़र में ऐसी कोई उसमें उल्लेख नहीं है कि जिससे किसानों के हित में हो और किसानों के लिए लाया गया हो। कैबिनेट बैठक में वनोपज, हर्बल और वन उत्पादों के प्रसंस्करण, निर्माण और मूल्य संवर्धन के विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का भी अनुमोदन किया गया। साथ ही भारत माता वाहिनी योजनाओं में बदलाव का फैसला कर समाज कल्याण विभाग को सौंपने और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में सरकार किसानों को धान खरीदी की तीसरी किश्त देने के लिए एक बार फिर से 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। सरकार के कर्ज लेने के मुद्दे पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास लोक ऋण लेने के अलावा कोई और काम बचा नहीं है। इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें किसानों के लिए जो करना पड़ेगा वो सभी कुछ करेंगे। उन्होंने कहा सरकार किसानों के लिए कर्ज ले रही है, जबकि बीजेपी ने स्काई वॉक और एक्सप्रेस वे जैसे भ्रष्टाचार के लिए कर्ज लिया। बीजेपी और कांग्रेस में ये बड़ा फर्क है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो जरूरत होगी हम उसके लिए चाहे कर्ज लेना पड़े लेंगे, और 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त किसानों के खाते में डाली जाएगी। ये 2-3 विषय, ऋण लेना और नशे का व्यापार पर करारोपण करना, इसको भर सरकार जानती है। बाकी विषय में ये सरकार को कुछ समझ में आता ही नहीं कि क्या लिखा है संविधान में। इसलिए कर्जा लो कर्जा लो कर्जा लो कर्जा लो। जब मूल बजट आएगा तो आप देखिएगा जितने का बजट है उससे से ज़्यादा कर्जा और ब्याज हो चुका होगा, और छत्तीसगढ़ बर्बाद हो चुका होगा इन लोगों के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ के 42 लाख परिवारों तक साफ पानी पहुंचाने में अब देर लग सकती है। जल जीवन मिशन के तहत टेंडर अलॉटमेंट प्रक्रिया पूरी तरह से निरस्त कर दी गई, जिससे अपने घरों में जल्दी नल कनेक्शन का सपना देखने वाले लोग निराश हो सकते हैं। जल जीवन मिशन में अनियमितता के मामले पर आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, लंबी चर्चा हुई और इसके बाद पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से अलॉटमेंट का फैसला लिया गया। IBC 24 ने 19 अक्टूबर को सबसे पहले यह खबर दिखाई थी कि 10,000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन टेंडर अलॉटमेंट में अनियमितता पाई गई है। इसमें
5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर दूसरे राज्यों की मात्र 10 कंपनियों को दे दिए गए, जबकि छत्तीसगढ़ के 1,000 से ज्यादा ठेकेदारों को 5,000 करोड़ से भी कम का टेंडर अलॉट हुआ। इसमें भी नियम शर्तें इतनी जटिल की गईं कि छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों को इसका फायदा नहीं मिला। ठेकेदारों ने पीएचई विभाग के ईएनसी पर आरोप लगाया कि 100 केएम पानी टंकी निर्माण और 4 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाने का अनुभव इसलिए मांगा गया ताकि छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों को बाहर की बड़ी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में जोड़ा जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सी और डी कैटेगरी के ठेकेदारों को उनके मूल जिले में काम न देकर दूसरे जिलों में काम दिया गया। हंगामा होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जल जीवन मिशन के टेंडर अलॉटमेंट की प्रक्रिया अब नए सिरे से होगी। जल जीवन मिशन के जो वर्किंग जो प्रोसेस था उसको आज तक के हुए सारे प्रक्रियाओं को निरस्त करते हुए नए सिरे से उसको कार्य रूप करने का आज मंत्रिमंडल की उपसमिति में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और ठेकेदार संघ ने इस खबर को सामने लाने के लिए IBC 24 के प्रति आभार जताया है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा है कि IBC 24 ने इस मामले में बंद होती आवाज को बल देने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तो राज्य सरकार पर केंद्र सरकार के पैसों की बंदरबाट करने का आरोप लगाया। रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के सभी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी है। केंद्र सरकार से 7 करोड़ मिले हैं, उसका बंदरबाट पूरी तरीके से शुरू हो गया है। कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है, कोई नहीं अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जिस आवाज़ जो उठती जा रहे थे उसको बल देने का काम IBC ने किया है और उसके बाद में उसको जिस प्रकार से पूरे टेंडर को रद्द की गई है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव IBC का उसमें पड़ा है। आज कैबिनेट में यह निर्णय आ गया कि वो पूरी की पूरी टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इस विषय में IBC 24 ने भी जो समाचार चलाए वो हमें सजग करने वाले समाचार थे और उनके माध्यम से भी इस विषय में बहुत ज़्यादा तेजी आई। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ और बाहरियों के बीच फंस गई है। विभाग के बड़े अधिकारियों की मनमर्जी और बड़े ठेकेदारों के प्रभाव के आगे राज्य सरकार बेबस नजर आई। अब अन्य विभागों में भी इसी तरह की अनियमितता की शिकायत हुई है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। और चलिए अब देखते हैं मरवाही की महाभारत से जुड़ी कुछ खबरें। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के बयान ने JCCJ में खलबली मचा दी। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि JCCJ पार्टी में अब 5 में से केवल 4 विधायक बचे हैं और उन 4 में से 3 विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय तो आलाकमान को लेना है, इसलिए वो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। जयसिंह अग्रवाल का संकेत रेणु जोगी को छोड़कर पार्टी के बाकी 3 विधायकों के लिए था, जो कि कांग्रेस की सदस्यता लेना चाह रहे हैं। बचे टोटल 4 ही हैं 5 में से, तो उसमें कुछ विधायक चाहते हैं कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये निर्णय हाईकमान का है, उसके बारे में मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। कौन कौन विधायक है संपर्क में? अब आप समझते 4 टोटल है, 4 में 3 है, आप समझ लीजिए। कोटा विधायक रेणु जोगी ने PCC चीफ मोहन मरकाम के खिलाफ गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के SP और निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर से शिकायत कर अपराध दर्ज करने की मांग की। वहीं सहायक निर्वाचन अधिकारी से हाट बाजारों में जनसंपर्क की मंजूरी न मिलने के बाद आज रेणु जोगी ने दोनों अधिकारियों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि PCC चीफ मोहन मरकाम अपनी चुनावी सभाओं में उनके पति स्वर्गीय अजीत जोगी को नकली, फर्जी और पाखंडी जैसे अपशब्दों का उपयोग कर अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति बताया। कहा कि उनके पति ने 20 साल तक मरवाई की जनता का प्रतिनिधित्व किया है। 17 साल तक कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष तक रहे और ऐसे में उनके पति की जाति न्यायपालिका तय करे। कि लगातार श्री मोहन मरकाम जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और वो लगातार ये नकली आदिवासी और आरोप और अन्य बातें कह रहे हैं जोगी जी के लिए। मैंने अपनी वेदना व्यक्त की है उस पत्र के माध्यम से,
और आशा करती हूँ कि पर्यवेक्षक और एसपी एक निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे। सख्त लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में आयोजित नशे की पार्टी मामले में हाउसिंग बोर्ड ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक संचालक हरबख्श सिंह बत्रा की ओर से मिले जवाब को बोर्ड के नियम और बीओटी एग्रीमेंट की शर्तों के आधार पर उसकी समीक्षा हो रही है। अगर नियम शर्तों का उल्लंघन मिलता है तो बत्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक ओर जहां हरबख्श सिंह बत्रा पर कार्रवाई करने के लिए हाउसिंग बोर्ड कमर कस चुका है, तो दूसरी तरफ क्लब के संचालक नमित जैन पर कोई कार्रवाई न होना कई सवाल उठाता है। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान अपने रसूख की दम पर जिन लोगों ने क्वींस क्लब में नशे की पार्टी आयोजित कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अब हाउसिंग बोर्ड पर भी आ गई है। क्वींस क्लब का संचालन करने वाली इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हरबख्श सिंह बत्रा ने 3 दिन पहले ही बोर्ड को अपना स्पष्टीकरण सौंप दिया है। बोर्ड ने अपना जवाब हाउसिंग बोर्ड के संभाग क्रमांक 2 के कार्यपालन अभियंता को सौंपा है। हालांकि जवाब मिलने के बाद 2 दिन तक कार्यालयों में छुट्टी रही। अब इस मामले में जवाब के साथ साथ कार्रवाई करने की अनुशंसा वाली एक रिपोर्ट हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त के पास भेजी जा रही है, क्योंकि बीओटी के नियम कानून के उल्लंघन मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त के पास ही है। धारा 55, 56, 57 इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होनी है, तो उसमें सक्षम अधिकारी आयुक्त हैं, तो ई से इस प्रकरण को आयुक्त को भेजा जाना है। क्योंकि ये रिप्लाई 22 तारीख को आया है, 22 तारीख के बाद केवल 23 तारीख ही वर्किंग डे था, बीच में 2 दिन छुट्टी थी, तो अभी तक मतलब नस्ती प्राप्त होने के बाद बोर्ड का जो मंडल अधिनियम है तथा जो उनका रिप्लाई है, दोनों को देखते हुए उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस मामले में हाउसिंग बोर्ड हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जुड़ा है। हाउसिंग बोर्ड के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो बोर्ड जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने से बच रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि कार्रवाई की प्रक्रिया में कोई भी खामी न रह जाए और इसका फायदा आरोपी न उठा ले जाएं। लिहाजा कार्रवाई करने से पहले सारी वैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए अब संभाग 2 के कार्यपालन अभियंता से जवाब की कॉपी और मामले की नस्ती हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय तक पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। इधर हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त ने भी साफ कर दिया है कि बीओटी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। तो एक तो हमें उनके जवाब को देखना होगा, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उल्लंघन पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, उसके आधार पे ही विधिवत कार्रवाई होगी, नियमों के अधीन कार्रवाई होगी और जो हमारे प्रावधान है उसके अनुरूप शत कार्रवाई होगी। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक इंतजार हरबख्श सिंह बत्रा की ओर से जवाब मिलने का था। उसका जवाब मिल जाने के बाद अब सबकी नज़र हाउसिंग बोर्ड पर टिकी है कि इस मामले में कब तक और किस स्तर की कड़ी कार्रवाई की जाती है। मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े होने के चलते आशंका ये भी बनी है कि कहीं प्रभावों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की रफ्तार को कम न कर दिया जाए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, पहले भी चूंकि नोटिस के लिए काफ़ी वक्त दिया गया, फिर दोबारा नोटिस के लिए काफ़ी वक्त दिया गया, अनुशंसा के बाद फिर एक बार वक्त दिया गया, अब जबकि समीक्षा की बात कही जा रही है तो बात भले की जा रही है, लेकिन फिर आशंका है कि कहीं इसमें भी देर ना हो, फिर टाइम ना दिया जाए। कितना वक्त लगेगा, कोई टाइम फ्रेम तय किया है? देखिए पुनीत, ये आशंका जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है अलग अलग एजेंसियों से उसको लेकर के आशंका ज़रूर पनपती है। लेकिन चूंकि मैं शुरू से करीब 1 महीनों से इस खबर को लेकर के हाउसिंग बोर्ड का क्या रुख रहा है उसमें मैं लगातार कवर करता रहा हूँ, और अब तक जो अधिकारियों का फीडबैक है, हमने टॉप लेवल के अधिकारी से लेकर के तमाम निचले स्तर पे जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं उनके साथ बातचीत की है, उनके मन को और उनकी स्थिति को भी समझने का प्रयास किया है। तो अभी तक फीडबैक बहुत पॉजिटिव है इस लेकर के कि इस मामले में चूँकि क्वींस क्लब की काफ़ी बदनामी हुई है, संस्था सरकारी संस्था है, लिहाजा कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसा भरोसा दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये सिविल डिस्प्यूट का मामला बनेगा
ये कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का उल्लंघन का मामला बनेगा। और ये भी आशंका है कि काफ़ी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं हरविक्शन बत्रा को, अगर उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट किया गया, उसको फाइनेंशियल लॉस बहुत सहना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि वो कोर्ट में चला जाए। और इस बात को लेकर के हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ये मान रहे हैं कि ये मामला हो सकता है आज न कल कोर्ट में जाए। लिहाजा कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में जिसका फ़ायदा आरोपी उठा ले। तो उससे बचने के लिए जो पूरे प्रोसेस है, भले ही वो जानकारी अधिकारियों तक हो कि उसने क्या जवाब दिया है क्या नहीं दिया है, लेकिन वो एक प्रक्रियागत फाइल के जरिए आगे बढ़ जाए और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाए, ये फीडबैक हमें मिला है। तो चलिए अभी हम मान के भरोसा कर रहे हैं कि ये कार्रवाई होगी, हमारी नज़र है लगातार बनी हुई, और जिस तरह का भी डेवलपमेंट होगा हम दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। ये एक अपडेट आपको जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि 22 तारीख थी, गुरुवार की शाम थी, अगला एक दिन वर्किंग डे का था, बाकी छुट्टियों का दिन पड़ गया। आज एक दिन की कार्रवाई जरूर थी, लेकिन जो फाइल पुटअप करने वाले अधिकारी थे वो बीमार पड़े हैं, जिसकी वजह से आज फाइल पुटअप आयुक्त के पास नहीं हो पाया है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि कल वो हो जाए, और जैसे ही होगा, पहले से ही सभी को पता है कि किस तरह के जवाब आ गए हैं, लोगों ने मन में बनाया भी होगा कि किस तरह की कार्रवाई होगी, वो जल्दी ये कार्रवाई देखने को हमें मिलेगी। और हम भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो खुलेआम उल्लंघन संचालक की ओर से किया गया, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान पार्टी आयोजित करने का हो या फिर संस्था को सबलीज करके या फिर उसके अधिकार ट्रांसफर करने का हो, वो स्पष्ट दिख रहा है कि उल्लंघन हुआ है, नियम चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है। तो कार्रवाई क्या होती है, कितनी जल्दी होती है और किस स्तर पे होती है, इस पे हमारी भी नज़र है पुनीत। चलिए, तो हमारी भी नज़र है और हम पर भी सबकी नज़र है कि क्या और किस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको हम कितनी तेज़ी से दिखाते हैं, और इसलिए लोग हमारे साथ में जुड़े रहते हैं इस पूरे संवेदनशील प्रकरण को लेकर भी। बहुत शुक्रिया राजेश आपका जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर को अपने गृह ग्राम कुरुदडीह पहुंचे, जहां अपने परिजनों के साथ देवी पूजन किया, नवाखाई में शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल अपने खेत और खलिहान भी गए। खलिहान में रखे धान की खरही को देखकर खुश हुए। वहां पर मौजूद परिजन और किसानों से चर्चा की, अच्छी फसल के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से धान की मिंजाई कर चावल भी निकाला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में योजनाएं ला रही है, सरकार 25 रुपये धान का दाम जरूर देगी। पानी नहीं है, पानी कम है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने गृहग्राम पहुंचे और गृहग्राम जाकर उन्होंने न केवल मिंजाई की बल्कि अच्छी फसलों के लिए किसानों को बधाई दी है। सरकार किसानों के लिए क्या काम कर रही है, किस तरह की योजनाएं ला रही हैं, इस पर भी थोड़ी बात रखी। और 25 रुपये धान का दाम सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, ये एक बार फिर दोहराया। तो धमतरी जिले में पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है, जिसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। अंतर जाति होने से विवाह में आ रही दिक्कत पर प्रेमी जोड़े की भखारा पुलिस ने थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में शादी करवाई। जयमाल के दौरान माता पिता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दरअसल भखारा थाने के ग्राम गुजरा कामिनी निषाद और ग्राम गिलौरा निवासी वीरेंद्र नेताम दोनों की मुलाकात कुरुद क्षेत्र ग्राम भुसरेंगा में हुई थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे का होने के लिए सोच रहे थे, लेकिन लड़की नाबालिग थी, इस कारण लड़का बालिग होने का इंतजार करने लगा। दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, प्यार परवान चढ़ता रहा। इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो अंतर जाति होने की वजह से दोनों परिवार शादी पर सहमत नहीं हुए। लड़का लड़की से मिलने के लिए ग्राम गुजरा पहुंचा तो ग्रामीणों ने इसको पकड़ लिया। रात भर गांव में रखने के बाद दूसरे दिन भखारा थाने ले गए। मामला प्रेम प्रसंग का होने के कारण थाना प्रभारी ने लड़का और लड़की की उम्र की जानकारी ली और फिर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। जब प्रेमी जोड़े नहीं माने तो पुलिस ने दोनों की शादी करवा दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।